साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें अभी हमने PE3 ओके लर्निंग एंड टीचिंग देख रहे थे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको आज आइडिया देने वाला हूँ किस तरीके से हम अपने एग्जाम को अच्छे ढंग से कर पाए। ओके उसको अपियर कर सकें। पता ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि आप बीएड के बारे में नहीं पढ़ रहे, क्लासरूम में तो नहीं पढ़ रहे, है ना। आप अपने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, ये भी सही है क्योंकि हम क्यों ही इसमें ज़्यादा अपना वक्त खर्च करें, है ना। सो किस तरीके से हम एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे। एग्जाम नज़दीक आ गया है तो थोड़ा सा तो बर्डन बढ़ता है क्योंकि अरे पूरा साल भर पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ एक महीना या फिर 15 दिन रह गए हैं, किस तरीके से हम इसको अप्रोच करें। ओके फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका पेपर हो, ओके कोई भी पेपर हो उसमें 5 यूनिट होता है। ओके कितने यूनिट होते हैं? 5 यूनिट, 1 2 3 4 एंड 5। सही है। 5 यूनिट्स सबसे मिनिमम टू मिनिमम अगर हम देखें तो हर एक यूनिट में 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से होते हैं, अप्रोप्रिएट, जो कि पढ़ने पड़ते हैं। सही है। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आप तो ये हर एक यूनिट से 2 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। लेकिन अगर समय नहीं है, ओके याद नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ें, तो आपको मैक्सिमम 4 यूनिट का 2 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है और मिनिमम 3। ओके इससे कम में काम नहीं चलेगा, नहीं तो आप वहाँ पे ढह जाओगे एग्जाम में। कुछ ना कुछ आपको तो लिख के आना पड़ेगा ना, 16 मार्क का एक एक क्वेश्चन होता है। सो आपको मिनिमम 3 यूनिट का 2 2 लॉन्ग क्वेश्चन अप्रोप्रिएट आना चाहिए। ओके एक यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कि सबसे डिफिकल्ट हो, आपके पल्ले में ना पड़ रहा, उसका सिर्फ आप एक ही प्रिपेयर करें, पूरे यूनिट का सिर्फ एक ही प्रिपेयर करें। ओके और ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस जिस टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे हैं उसमें सिर्फ अगर 2 3 तो आप लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, उसका नोट बना रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप जो आपको आता है 3 उसमें आप गलती कर लेंगे। सो इसीलिए जो आता है उस जो यूनिट आपको इजी लगता है उसके 2 2 यूज करें, 2 2 प्रिपेयर करें, और जो डिफिकल्ट है उसका सिर्फ एक यूनिट एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें। ओके आज हम ऐसे ही एक यूनिट को देखने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। डिफिकल्ट तो नहीं होता क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा होता है कि इतना सारा याद कैसे करे, कोई नहीं हो सकता, है ना। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर आप पढ़ने में माहिर है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझ जैसे अगर कुछ गधे हैं तो इस प्रोग्राम को फॉलो करिए। ओके मिनिमम 3 यूनिट के 2 2 क्वेश्चन आपको होना चाहिए और आना चाहिए। अगर उसमें से क्वेश्चन आया तो आप लिख के जैसे आ सकते हैं। सही है। और एग्जामिनेशन पैटर्न यही है कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन डालेगा, 2 2 क्वेश्चन और में देखे रहेगा, कोई ना कोई तो हो जाएगा आपका। ओके इस स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई क्या करना है। सो PE3 का ऐसा ही एक यूनिट जिसमें सिर्फ हम एक ही लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन उस एक लॉन्ग क्वेश्चन में उस यूनिट का आंसर आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके हर साल आता है, हर साल बच्चे इस यूनिट को स्किप करते हैं, हम स्किप नहीं करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। ओके उसका नोट बनाएंगे और उसको समझेंगे। सही है, लेकिन एक ही करेंगे। ये एक यूनिट है, यूनिट 4। ओके यूनिट 4 आई यूनिट 3, दैट्स द टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यही बात है। इस यूनिट का सिर्फ हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो पहले क्वेश्चन तो समझ लीजिए। ओके टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब paradigm describe paradigm for organizing teacher centric, learner centric, for organize teacher centric, learning centric and learner centric and their characteristics। ये एक क्वेश्चन हो गया। ओके टीचिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग इन डाइवर्स क्लासरूम, इन दोनों का आंसर सेम ही है, जो हम लिखेंगे वही है। ओके देखिए क्वेश्चन का क्या होता है, एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको सिर्फ अगर उसका मतलब हमको पता हो गया ना तो हम उसमें से कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे। कुछ ना लिखने से बेहतर कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, डिस्क्राइब द पैराडिज्म, बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि पैराडिज्म का मतलब ही क्या है ना। पता ही नहीं पैराडिज्म क्या, तो वो उसी में ही कंफ्यूज हो जाता है। अरे पैराडिज्म मैंने पढ़ा है नहीं, छोड़ दे के चला गया। आपको छोड़ना नहीं है। ओके आपको इसको समझना है और सॉल्व करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पैराडिज्म।
Describe the paradigm of organizing teacher centric, learner centric, and learning centric, and their characteristics. Okay. The second question, teaching for meaningful learning in diverse classroom. ओके, देखिए पैराडिज्म का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर हम हमारे लॉग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पैराडिज्म मीन्स ए टिपिकल एग्जाम्पल, पैटर्न और मॉडल ऑफ समथिंग। कोई एग्जाम्पल हो, कोई पैटर्न हो, कोई मॉडल हो। पैराडिज्म का मतलब आप मान के चलिए एक मॉडल है। ओके, ये मॉडल और पैटर्न और समथिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मॉडल और पैटर्न और समथिंग। हम हमारे क्लासरूम टीचिंग के किस मॉडल से पढ़ाएंगे, किस पैटर्न से पढ़ाएंगे, किस और कुछ कोई फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं। पैराडिज्म का मतलब यही होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाता है क्या, मॉडल, मॉडल हो गया, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कह सकते हैं हम इसको, है ना, पैटर्न और एग्जाम्पल। समझ में आया? इसी को ही पैराडिज्म कहते हैं। होप अगर आप जिंदगी में कोई भी पैराडिज्म आपको क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में है। ओके, दैट्स द मॉडल, फ्रेमवर्क और पैटर्न और एग्जांपल। अब देखिए अगर आपको इजी हो, डिस्क्राइब द एग्जांपल, द मॉडल, द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप लिख पाएंगे, है ना। देखिए तो पहले हम आंसर में क्या लिखे हैं, पैराडिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग थ्रू लाइट ऑन द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग सच एज। एक होता है टीचर सेंट्रिक, जहाँ पे टीचर को प्रावधान दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक होता है लर्नर सेंट्रिक, ओके, जहाँ पे लर्नर को, बच्चों को ज़्यादा प्रावधान दिया जाता है। और एक होता है लर्निंग सेंट्रिक, जहाँ पे लर्निंग को, सीखने को ज़्यादा प्रावधान दिया जाता है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, हर सेंट्रिक पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, आप पहले इतने को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको इजी हो। तो फिर सबसे पहला है टीचर सेंट्रिक लर्निंग। ओके, टीचर सेंट्रिक लर्निंग, ये आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, देखिए मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। टीचर सेंट्रिक लर्निंग का मतलब टीचर खुद सेंटर में होंगे, वो आएंगे बच्चों को अपने तरीके से, जो उनकी मर्जी में आएगा वो पढ़ाएंगे, जो जैसे चाहेंगे वो वैसे ही पढ़ाएंगे। ओके, दे डोंट केयर अबाउट द स्टूडेंट, दे कम एंड डिलीवर देयर लेक्चर। उनको जो चाहिए, जो उनकी मर्जी हो वो पढ़ाएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें सिर्फ उनकी ही मर्जी चलेगी। ओके, स्टूडेंट आर द पैसिव लर्नर, ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। जैसे कि पहले टीचर आते थे, बच्चों को सिर्फ पढ़ाते थे, जो अपने वो सोच के आए थे वो सिर्फ वही पढ़ाते थे और चले जाते थे, ऐसा तरीका का। दैट्स द कॉल ऑफ टीचर सेंट्रिक लर्निंग। ओके, इस समय मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को कहा था कि गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। और आपने अपने विद्या का, अमूल्य विद्या का मूल्य निश्चित करके ना केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया, है ना। आप गुरु नहीं है, आप एक शिक्षक बनकर रह गए, ऐसा उनको एक डायलॉग है जो कि मेरे को बहुत पसंद है। ओके, तो देखिए टीचर सेंट्रिक लर्निंग, द टीचर सेंट्रिक पैराडिज्म हैज बीन ट्रेडिशनल पैटर्न फॉर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। ओके, सबसे पहले हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है, जब आप स्कूल में थे इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता होगा, है ना। इन ए टीचर सेंट्रिक क्लासरूम टीचर प्ले एक्टिव रोल, यहाँ पे टीचर एक्टिव रोल में रहते हैं। ही चूज व्हाट हिज स्टूडेंट विल लर्न। ओके, वो खुद तय करते हैं कि उनके विद्यार्थी क्या सीखेंगे। हाउ द स्टूडेंट विल लर्न, और किस तरीके से वो सीखेंगे। एंड हाउ दे विल असेस, और किस तरीके से उनका इवैल्यूएशन होगा आफ्टर लर्निंग। ये दिस इज द टीचर सेंट्रिक लर्निंग। देखिए फिर से समझ लीजिए। ओके, टीचर इन टीचर सेंट्रिक क्लासरूम द टीचर प्ले एन एक्टिव रोल, he choose what his student will learn, how the student will learn and how they will assess after learning। ओके, पढ़ाई के बाद किस तरीके से उनका इवैल्यूएशन होगा वो टीचर खुद करेंगे। इन दिस केस द टीचर डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से बच्चा सीखेगा वो खुद ही टीचर डिसाइड करते हैं। ओके, द स्टूडेंट प्ले पैसिव एंड रेस्पेक्टिव रोल। ओके, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव रोल। तो टीचर सेंट्रिक लर्निंग में ये लिखे टीचर एक्टिव, स्टूडेंट
पैसिव। समझ में आया चीज? ओके, एक्टिव रोल यार स्टूडेंट हैव द पैसिव रोल। स्टूडेंट है, समझ में आया? टीचर सेंट्रिक लर्निंग किसको कहते हैं? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एक एक करके। इन दिस केस टीचर प्ले एक्टिव रोल, समझ में आया? वेयर स्टूडेंट प्ले पैसिव रोल एंड रेस्पेक्टिव रोल। ये तो पहला पॉइंट है टीचर सेंट्रिक लर्निंग का। नेक्स्ट, इट इज एक ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, मतलब बहुत ही पुराने दिन से ट्रेडिशनल तरीके से ये हमको पढ़ाया जाता है। जैसे कि आज आप जब पढ़ते होंगे तो ट्रेडिशनल मेथड एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर आते हैं पढ़ाते हैं समझ, और एक है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ओके, 5P मेथड है ना, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, वैसे होता है ना, दैट्स द थिंग ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। ये टीचर सेंट्रिक लर्निंग इज ए ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट, द टीचर इज सेंट्रल, टीचर वहां पे मध्य में आता है, टीचर इज सेंट्रल एंड कंटेंट इज प्राइमरी। टीचर इज सेंट्रल एंड द कंटेंट इज प्राइमरी। टीचर डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, खुद टीचर और लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्ट करते हैं, उसको गवर्न करते हैं। टीचर चूज व्हाट द स्टूडेंट विल लर्न। ओके, टीचर खुद ही तय करते हैं कि बच्चे क्या सीखेंगे, हाउ दे विल लर्न एंड हाउ दे विल असेस। ओके, इसी को ऐसे करके लिख दिया, लेकिन पॉइंट यही होगा, इजी होगा अगर आपको करना है तो ये सब सही है। नेक्स्ट, क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे और किस तरीके से उनका इवैल्यूएशन होगा, दैट्स डिपेंड अपॉन द टीचर्स। टीचर ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन। ओके, टीचर जो इंफॉर्मेशन उनके पास है वो अपने स्टूडेंट को पास करते हैं। टीचर ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन एंड द स्टूडेंट एक्यूमुलेट द इंफॉर्मेशन, और बच्चा उस इंफॉर्मेशन को खुद क्या एक्यूमुलेट करते हैं। द टीचिंग मेथड इज लेक्चरिंग, स्पीच एंड एम्फसाइजिंग कंटेंट ओनली। सिर्फ कंटेंट के बारे में टीचर आके लेक्चर दे देते हैं, या फिर उसके अंदर कोई स्पीच या फिर एम्फसाइज द स्टूडेंट। दिस आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंट्रिक लर्निंग। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इजी है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, सही है? इसको लिखो और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे टीचर सेंट्रिक लर्निंग में। ओके, so the next characteristics of teacher centric are the teacher mastery the content। okay, टीचर का उस कंटेंट जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें उनका मास्टरी हो जाती है, क्योंकि वो उसी चीज को बार बार हमेशा पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। एंड हिज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द रूटीन एक्टिविटी, और उनकी रूटीन एक्टिविटी में भी है वो आते हैं स्कूल, बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, है ना, ये उनका रूटीन में। और एक ही चीज को बार बार पढ़ाते पढ़ाते उनका अंदर वो मास्टर हो जाती है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विल नेग्लेक्टेड एंड टीम स्किल आर इग्नोर। जैसे कि टीचर आते हैं, कोई बच्चे अच्छे से सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसमें उनके कोई मतलब होता नहीं है। ओके, तो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विल बी नेग्लेक्टेड। होता है ना, कोई आते हैं अपना अपना पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही। एंड टीम स्किल आर इग्नोर। ऐसे कुछ अगर आप इंटरेक्टिव क्लास करेंगे तब तो बच्चों को समझ में आएगा, स्टूडेंट को अगर इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर नहीं करोगे तो सिर्फ आके पढ़ा के चले जाओगे, दैट मीन्स टीम स्किल आर इग्नोर। ओके, बच्चे टीम बिल्डिंग नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, खुद से ही स्टूडेंट मोटिवेटेड होकर अगर आएगा, अगर वो चाहेगा तब भी पढ़ सकता है, लेकिन नहीं। ओके, मैक्सिमम टाइम ये नहीं होता है। अगर स्टूडेंट खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर पढ़ने वाला है, तो वो टीचर को ध्यान देगा और पढ़ेगा, नहीं तो आके मस्ती करेगा क्लासरूम में, और क्या है ना। नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज इम्पर्सनल। ओके, उतना अच्छे नहीं होते, क्योंकि देयर इज ए लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एमंग द स्टूडेंट। ओके, क्योंकि टीचर जब प्रेजेंट पकाते हैं तब जाके बच्चों का नाम लेते हैं, और कभी नहीं। ओके, तो उनका इंटरेक्शन क्या अच्छे तरीके से होगा? नहीं होगा। दैट्स मीन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज इम्पर्सनल, देयर इज ए लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट और एमंग स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आर टू एब्जॉर्ब नॉलेज एंड रिकॉल कंटेंट और टेक्स्ट। ओके, और स्टूडेंट का काम क्या है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जितना नॉलेज टीचर बोलेंगे उसको वो एब्जॉर्ब करे, है ना, और वो कंटेंट को रिवाइज करे, रिकॉल करे, और टेक्स्ट को, सब चीज़ों को वो याद करे। यही सिर्फ उनका काम हो जाता है। एंड टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी आर टू प्रेजेंट कंटेंट, और टीचर का काम क्या है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चों को सिर्फ कंटेंट दे देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, क्लासरूम को कंट्रोल करेंगे एंड एज द स्टूडेंट। ओके,
स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, वो समझ रहा है या नहीं, उसमें कोई पड़ा, उनको सिर्फ आना है, टाइम पे आ जाएंगे। ओके, क्लासरूम को एक दो को मार के शांत करा देंगे। ओके, और बैठ के पढ़ाएंगे या फिर पढ़ो बोल के उनको बोल के खुद बैठ जाएंगे, वैसा। ओके, दैट्स द मीनिंग। नेक्स्ट, आफ्टर असेसमेंट द स्टूडेंट आर क्लासिफाइड बाय ग्रेड्स और डिवीजन। ओके, और असेसमेंट के बाद वो उस बच्चे को ग्रेड या फिर डिवीजन में देके असेस करके पास करके देंगे। स्टूडेंट डू नॉट गेट प्रॉपर चांस टू एक्सप्रेस, स्टूडेंट को अब उनको अप्रोप्रिएट चांस नहीं मिलता फॉर एक्सप्रेशन एंड अप्लाई देयर नॉलेज। बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पूछते, ना टीचर पूछ रहा है बच्चों को से कोई सवाल, ना स्टूडेंट पूछ रहा है कोई सवाल टीचर को, ऐसे ही हो जाता है। सो दिस द टीचर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। ओके, पैटर्न ऑफ लर्निंग। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इजी है, आप अच्छे से लिख लो, हम ये क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे तो हो जाएगा। कल हम लर्नर सेंट्रिक इन लर्निंग सेंट्रिक पढ़ेंगे, सही है, राइट इट डाउन।